नमस्ते एवरीवन, सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गई होगी और उसे और बेहतर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपसे बात करने वाला हूं डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स में अगले 6 महीने में आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप 200 में से 200 बहुत आसानी से लेके आ सकते हैं। और मैं इस वीडियो को आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि यहां पर मैं आपसे सिर्फ ये बात नहीं करूंगा कि अगले 6 महीने में क्या करना है। मैं आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके मार्किंग स्कीम क्या है, आपका सिलेबस क्या है, लास्ट 3 साल में क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कि किस चैप्टर में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, यूजफुल रिसोर्सेज की बात करेंगे कि जहां से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं जिन्हें अगर आपको पता हो पहले तो आप पहले उन्हें तैयार कर सकते हैं। सक्सेस रेट के बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कितने बच्चे ये एग्जाम देते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करते हैं और उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100 परसेंटाइल ला पाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ टिप्स की बारे में कि किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप बेटर रिजल्ट पा सकें। साथ ही साथ मंथ वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी मैं आपसे इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, तो आखिरी तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न भाई ऐसा है कि यहाँ पर टोटल आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है 50। ठीक है, उन 50 में से आपको करने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 40। बट सर 50 में से 40 का मतलब ये नहीं है कि कोई भी 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको समझ लेते हैं पहले। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है 15/35। तो ये 15/35 का कुछ मतलब है, मतलब क्या है इसका कि आपके पेपर में दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस भी करूंगा और डिटेल में। बट आप पहले ये समझो कि आपके पास दो सेक्शंस आते हैं, एक आता है सेक्शन ए, एक आता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करने हैं। बट यहां पर जो सेक्शन बी है उसमें आपके पास में 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ कितने करने हैं? 25 क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर केवल आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि यहां पर सेक्शन बी में आपके पास में 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन का चॉइस रहेगा कि इनको आप करें ना करें। बट आपको टोटल यहां से सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 और 15 मिलाकर आपके कितने होते हैं? 40 होते हैं। और इस तरह से आपको इसको करने के लिए मिलेंगे केवल 60 मिनट, 60 मिनट्स, 1 आवर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 50, करने कितने हैं? 40। पहला सेक्शन क्या है? 15 क्वेश्चन का, वो हमें कंपलसरी नेचर का है, करना ही करना है। दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें हमारे पास 35 क्वेश्चन आएंगे बट उसमें से करने कितने? 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, टोटल टाइम कितना मिलेगा हमको? 60 मिनट का मिलेगा। अब बात ये करते हैं सर सेक्शन के बारे में बात करें, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर पेपर क्या अलग अलग आता है हमारा, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का, कोर मैथमेटिक्स वालों का क्या पेपर अलग अलग आता है? नहीं, पेपर एक ही आता है। बट उसमें होगा क्या कि उसमें सेक्शन ए जो होगा वो दोनों के लिए कॉमन है। अब दोनों के लिए कॉमन कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका जो कोर मैथमेटिक्स वाले हैं, आपके जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं, इन दोनों के सिलेबस में जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इस सेक्शन को बनाने के लिए। तो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन कंपलसरी नेचर के, कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि आप इन 15 में से इतने क्वेश्चंस कर लो, आपको पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस करने हैं। और ये उन टॉपिक से बनाए जाएंगे जो दोनों के लिए कॉमन सिलेबस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सेक्शन बी में जब जाते हैं तो सेक्शन बी में आपके पास B1 और B2 दो पार्ट्स आ जाएंगे। उसमें फिर आपको देखना है कि आप कौन से वाले हो। आप मैथमेटिक्स वाले हो तो B1, अप्लाइड वाले हो तो B2। और दोनों में ही आपके 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से चूज करेंगे। अगर मैं मैथमेटिक्स वाला हूं तो सेक्शन B1, अगर मैं अप्लाइड वाला हूं तो सेक्शन B2। अब अगर मैं मैथमेटिक्स वाला हूं तो मेरे पास 35 क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो 10 क्वेश्चन यहां से देख लूंगा कि जो मुझे नहीं करने हैं। 25 क्वेश्चन मेरे अपने आप निकल के आ जाएंगे। यहां से 25 और ऊपर वाले में से 15, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं और मेरे को कितना समय मिलने वाला है? 60 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप कोई सवाल का सही जवाब दोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब दोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। और इस तरह से 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 इंटू 5 करोगे 200 नंबर आपके आ जाएंगे। बट यहाँ पर एक कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्क है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो गलत हो जाता है तो आपको समझना पड़ेगा कि गलत होने पे आपको क्या लॉस है। और अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो फिर क्या लॉस है। तो पहली बात, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपका सिर्फ लॉस ये है कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ा।
जिसकी वैल्यू थी 5 नंबर, कर देते तो मिल सकता था, नहीं मिल सकता था वो अलग बात है। बट अगर कोई क्वेश्चन आपने कर दिया और वो गलत हो गया, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका 1 नंबर नहीं जाएगा, आपका उस क्वेश्चन की जो वैल्यू थी जो कि 5 नंबर थी वो भी गया, वो तो आपको बिल्कुल नहीं मिलना है, ऊपर से 1 नंबर आपका और कटेगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्क्स है इसको समझो, यहाँ पर आपको 1 नंबर का नुकसान नहीं होता या केवल 5 नंबर का नुकसान नहीं होता, यहाँ पर आपको केवल टोटल मिलाकर 6 नंबर का नुकसान होता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका जो है, जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है, कोई डिलीटेड सिलेबस वाली कोई यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। हालांकि इस साल जो सीयूटी का एग्जामिनेशन हुआ था वहां पर डिलीटेड टॉपिक में से क्वेश्चंस, स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करो तो नहीं देखने को मिल रहे थे, बट आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाकर। तो यहाँ पर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, indefinite and definite integral, application of integral, differential equation, vectors and 3D geometry, LPP और probability, यहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अब अगर रिलेशन फंक्शन की बात करें तो जो टाइप ऑफ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है वो वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है, वन वन ऑन टू है, बाइजेक्टिव, सबजेक्टिव, इन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर सवाल आपको मिल जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू और उनके डोमेन पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जिसका वेटेज काफी ज्यादा है, ये हम आगे भी देखने वाले हैं, काफी ज्यादा वेटेज है, यहाँ से आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और सीट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से आपके जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है उन पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, स्कोरिंग टॉपिक है ना। और यहाँ पर आपको पढ़ते समय इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको बताए जाते हैं उनका इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व हो जाता है, तो आपको उस पर फोकस करना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी आपके बहुत आसान आसान सवाल आते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बता दो, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट मेथड यूज करके उसका आंसर जल्दी निकाल सकते हो। फिर अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक्स में से सवाल जो हैं वो आपके पेपर में इस साल नहीं आए थे क्योंकि डिलीटेड टॉपिक में वो कंसिडर होते हैं। तो मैंने जैसा अभी आपको पहले बताया कि इस साल डिलीटेड टॉपिक में से कोई भी सवाल सीयूटी में नहीं पूछा गया। तो आपको ये मान के चलना है कि हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो भी दिया है हमें सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो डिलीटेड हो या ना हो। बट अब वो पेपर में आएगा नहीं आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें सेफर साइड पढ़ के रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो इनडेफिनेट में काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जहां पर आप कभी सब्स्टिट्यूशन से करते हो, कभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका यूज करके आप सवालों को सॉल्व करते हो। फिर उसके बाद अगर हम डेफिनेट की बात करें तो वहां पर आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप प्रॉपर्टीज करोगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, आपको सवाल पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, तो एरिया अंडर द कर्व वाले जो सवाल होते हैं कि भैया दो ग्राफ हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एरिया अंडर द शेडेड रीजन जो आ रहा है वो वाला आपको निकालना होता है। तो ये सारे सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, लाइन हो गया, तो इनका जो इंटरसेक्शन के बाद जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो आपको यहाँ पर निकालना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो आपसे ऑर्डर और डिग्री वाले सवाल पूछे जाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके एक चीज होती है, उस पर बेस सवाल आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको इन पे ध्यान देना है। वेक्टर्स एंड 3D की बात करें तो वेक्टर्स में वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, दो लाइन के बीच का एंगल हो गया, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, अगर आपको 3 पॉइंट दिया है और आपको वो कोलिनियर है ये प्रूफ करना है, या उन 3 पॉइंट से ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एलपीपी और प्रोबेबिलिटी भी काफी स्कोरिंग टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, हालांकि ये आप बहुत आखिरी में पढ़ते हैं अपने स्कूल टाइम पे, तो इसलिए आपका इस पे कमांड नहीं हो पाता, स्पेशली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, बट ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पिछले 3 सालों में 2022, 2023, 2024 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए थे। तो रिलेशन फंक्शन से आपके लगभग लगभग 2 से 3 सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 1 से 2 सवाल आपको हर साल देखने को मिलता है। डिटर्मिनेंट से अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 5 सवाल 2022 में पूछे गए थे और 2023 में 10 सवाल पूछे गए थे, लगभग लगभग 9 सवाल, 9 से 10 सवाल आपके 2024 में भी पूछे गए हैं, तो काफी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो 3 से 5 सवाल के बीच में यहाँ पर पिछले 3 सालों में आपको देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी टॉपिक्स हैं,
काफी जगह से पेपर में एग्जामिनर कोई ना कोई सवाल बना सकता है, चाहे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो, मैक्सिमम मिनिमा हो, टेंजेंट नॉर्मल हो, अप्रोक्सीमेशन हो, काफी उसके पास में ऑप्शंस हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है, फ्रेम कर सकता है। तो यहाँ से आपको 6 सवाल 5 सवाल हर साल देखने को मिल रहे हैं। इंटीग्रल्स में अगर हम सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करें तो यहाँ से भी आपको 3 सवाल मिनिमम और 7 सवाल मैक्सिमम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा वेटेज है इन चैप्टर का। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें, यानी कि एरिया अंडर द कर्व की बात करें, तो 3 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। 2022 में कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं पूछा गया था, बट फिर भी 3 सवाल काफी अच्छा वेटेज है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको मिनिमम 3 सवाल और मैक्सिमम 7 सवाल देखने को मिल रहे हैं। वेक्टर से मैक्सिमम 13 सवाल 2022 में पूछे गए थे। इस साल भी अच्छा खासा वेटेज है, 7 सवाल पूछे गए थे। एलपीपी से हर साल 2 से 3 सवाल, इस साल 4 सवाल पूछे गए। प्रोबेबिलिटी से भी 5 6 सवाल 5 6 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो हर एक चैप्टर का क्या वेटेज रहा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किन चैप्टर में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस रेंज में अगर आप किसी चैप्टर को कंसिडर करते हो कि यार मुझे हर चैप्टर में से उन चैप्टर को पहले चूज करना है जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करना है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताने भी वाला हूँ कि कौन से वो चैप्टर जो आपको पहले कर लेने चाहिए, पहले राउंड में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि अच्छा अगर हम 2024 में देखें तो यार यहाँ से 7 सवाल पूछे गए, यानी कि इस चैप्टर को तो पहले कर लेना चाहिए, है ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि अगर इस साल ये कम भी हुआ तो कितना कम होगा भाई, मिनिमम 5 सवाल तो पिछले साल गया था, उसके पहले तो 13 सवाल आए थे, तो इसका वेटेज तो बढ़ेगा ही, है ना, कम नहीं होगा। और कम भी होगा तो कितना कम होगा, एक आध दो सवाल हो सकता है कम हो जाए, तो कम से कम 5 सवाल तो फिर भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, पढ़ना है। ठीक है, अपने चैप्टर की आप सीक्वेंसिंग बना सकते हो कि किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। ठीक है, और किसको कितना समय देना है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो आमतौर पे तो आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है उसमें बच्चे बोलते हैं सर इजी है या मॉडरेट है या टफ है, बट एक्चुअली में कहीं कहीं पर आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन इजी तो था बट लेंदी था, क्या मतलब उसका सोल्यूशन लेंदी था, कि देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, एग्जाम को मालूम है कि ये क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी है बट इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आपका जो पूरा ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो उसमें 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप उनको बोल सकते हो कि यार ये तो डुएबल क्वेश्चंस हैं, और ये डुएबल क्वेश्चन आपके लिए नहीं सबके लिए डुएबल है, सबके लिए ये इजी है। तो इस वजह से वेटेज, इस वजह से जो इनका वेटेज है 60%, इस वजह से आपका कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है। और इस वजह से आपका जो ड्यू बाई चांस आप चाह रहे हैं और ड्यू में स्पेसिफिक यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका कट ऑफ अगर कम रह गया, क्योंकि आप समझिए ना कि यार 60% ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये 60% ईजी आपके लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है। और इस वजह से आपका क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाएगा। तो अगर आपका कट ऑफ मैच नहीं होता है जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सब करेंगे, वो सब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 60% क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है ये आपका मॉडरेट और लेंदी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, कि सर मॉडरेट भी है बट इसके सोल्यूशन थोड़े से लेंदी है, तो 2% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल जिसका सबसे हार्ड माना जाता है कि यार ये सवाल थोड़ा सा मतलब बढ़िया सवाल था ना, कुछ नया देखने को मिला, उस टाइप के 12% सवाल आपको देखने को मिलते हैं। मॉडरेट जो है, जो मीडियम लेवल के सवाल होते हैं, उनका वेटेज 4% का है। कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं बट उनका सोल्यूशन लेंदी है, वो 10% के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं साथ ही साथ वो लेंदी भी हैं, तो उनका जो वेटेज है वो 12% का है। तो इस तरीके से पूरा जो आपका पेपर फ्रेम होता है वो अभी पिछले 3 सालों में इस तरह से रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर यूजफुल रिसोर्सेस क्या हैं, वो कौन सी किताबें हैं जिनको हमें बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। तो वो है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इसके अलावा अगर आप कोई तीसरी रेफरेंस बुक लेते हो, वो रेफरेंस बुक कुछ भी हो सकती है, वो मे बी आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल या सो एंड सो कुछ भी हो सकता है। मगर अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी से पिछले 3 सालों में डायरेक्ट सवाल कितने पूछे गए, जी हाँ डायरेक्ट सवाल, डिक्टो सवाल की यहाँ से उठा के यहाँ पर पेपर में डाल दिया गया, तो 2022 में 5 सवाल देखने को मिले थे। 2023 में ये बढ़कर 10 सवाल हो गया, और 2024 में 15 सवाल ऐसे थे जो आपके एनसीईआरटी में आप ढूंढोगे तो आपको डिक्टो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा वेटेज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पलर की बात करें जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो 2022 में 15 सवाल पूछे गए थे, 2023 में 10 सवाल पूछे गए, और 2024 में भी 10 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप सिर्फ ये दो चीजें भी कर लेते हो
तो 25 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ यहीं से मिल जाते हैं। आपको पेपर में अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन। उन 40 में से 25 क्वेश्चन, है ना, 50% से भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक करने से, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने से ही हो जाएगा। तो अगर आप इन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आपको काफी अच्छा, है ना, रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा, जो अदर रिसोर्सेस हैं, वो अदर रिसोर्सेस में स्पेसिफिकली कोई एक सिंगल बुक नहीं है, मल्टीपल बुक हो सकती हैं। बट अगर आप कोई एक सिंगल बुक पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हो, पहले उसको निपटा देते हो और उसके बाद फिर आप कोई दूसरी बुक करते हो, तो दूसरी बुक में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या पहली वाली रेफरेंस बुक में आपने कर लिए होंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ जो नए क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको बस वही करना है और आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा और आप बहुत कम समय में वो सेकंड बुक निपटा सकते हो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, उसके बाद कोई भी तीसरी बुक उठा लो, उस तीसरी बुक को बस फोकस करके एक टाइम पे सिर्फ उसी बुक पे फोकस करके उसको निपटाओ। जब वो निपट जाए और आपके पास टाइम बचता है तो आप पीवाईक्यूज एक बार देख लो, तो माइंडसेट समझ में आएगा, फ्लेवर समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो एक और रेफरेंस बुक ले सकते हो और उसमें आप क्वेश्चंस वो कर लेना जो आपको पहली बुक में नहीं मिले या कुछ नया दिख रहा है। हर एक पब्लिशर, हर एक ऑथर अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करता है, तो बस वो क्वेश्चंस आपको कर लेना है। बट आप सारी बुकें अगर एक साथ लेके बैठोगे तो आप एक बुक पे भी कमांड नहीं कर पाओगे, तो एक बार पे एक बुक में आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ यूजफुल रिसोर्सेस हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं कि सर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और ये वो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जहां से आपके पेपर का 90%, है ना, फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस। मतलब ये कि आपका पेपर जो है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, उस 50 में से आपको करने कितने? 40 करने हैं। अगर आप जो स्लाइड जो थी 2022, 2023, 2024 वाली स्लाइड पे अगर आप जाके देखोगे इस वीडियो को बाद में देखने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि इन चैप्टर में से 2024 में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे वो लगभग लगभग 35-38 क्वेश्चन थे, और आपको करने कितने थे? आपको करने थे 40 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलो कि 99% सवाल जो हैं वो इन चैप्टर से ही आ गए थे। तो अगर आप ये चैप्टर भी कर लोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से टॉप 6 टॉपिक्स में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल्स जिसके अंदर डेफिनेट, इनडेफिनेट और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि एरिया अंडर द कर्व के सवाल आएंगे, वेक्टर्स एंड 3D, एलपीपी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये तो आपने पूरा का पूरा लिख दिया, बट अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पर रिलेशन फंक्शन नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी नहीं लिया है, और ये टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। बट अगर आप वेटेज वाइज देखोगे तो यही वो टॉपिक्स हैं जहां से आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो इनको जरूर कर लेना। अब बात करते हैं सक्सेस रेट की। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन, रियल कंपटीशन है कितना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसा पेपर है जिसमें 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल हैं, वो सिर्फ हमारे लिए, वो सबके लिए है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। और एक साल आप पीछे हो जाओगे अगर आपका इस साल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। अगर आप इस साल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप अगले साल फिर से पेपर दोगे। अब वो आप दोगे नहीं दोगे, या आप उसी साल कहीं ना कहीं और एडमिशन ले लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि यार कितने बच्चे डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स लेकर पेपर देने आते हैं, और उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 100% मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो 2,29,000 बच्चे जो हैं वो 2022 में जो अपीयर हुए थे, डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, और उसमें से सिर्फ 82 स्टूडेंट ऐसे थे जो 100% लेकर आए। आप सोचो 82 जो है वो 2,29,000 का क्या है, कितना परसेंटेज है। आपको सोच के, कैलकुलेट करके भी ताज्जुब होगा कि यार ये तो बहुत 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 छोटा फिगर है। तो अगर आप इन बच्चों के रेंज में आ जाते हो तब तो आप मान के चलो कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो भैया 3,79,000 बच्चे अपीयर हुए थे डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स लेकर, बट उसमें से सिर्फ 251 बच्चे थे। चेंज तो आया काफी, 3 गुना चेंज आया, बट फिर भी इस डेटा के हिसाब से अभी भी ये बहुत कम है। तो 251 बच्चे ऐसे थे जो 100% लेकर आ पाए। तो ये आप मान के चलिए कि 60% इजी होने के बावजूद भी, ठीक है, कट ऑफ इतना हाई जाने के बावजूद भी बहुत कम बच्चे हैं, जो कि मैं मानता हूं कि इस फिगर के हिसाब से कुछ भी नहीं है वो। बहुत कम बच्चे हैं जो 100% लेके आ पा रहे हैं, और ये वो बच्चे जिनके लिए हर एक यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुला है। आपको जो चाहिए वो ले लो, आप, हम आपको देने को तैयार हैं, ठीक है। तो आपको इस रेंज में आना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत अच्छे से, बहुत शांत मन से, बहुत
धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपकी मंथ वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के वीडियो में यही है कि आपकी मंथ वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें प्री बोर्ड के पहले पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये हमें प्री बोर्ड में भी हेल्प करने वाला है, साथ ही साथ ये हमारे सीयूटी एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि प्री बोर्ड के बाद जो बोर्ड का जो ड्यूरेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो प्री बोर्ड के पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड के बीच में आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, मॉक लगाना शुरू कर सकते हो, थोड़ा बहुत छोटा छोटा रिवीजन कर सकते हो, मगर उसके पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप, तो जून जुलाई में आपको रिलेशन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी निपटा देना चाहिए। जी हाँ, निपटा देना चाहिए, और ये आराम से आप अचीव कर सकते हो। तो इन जून और जुलाई में आपको ये टॉपिक निपटाना है। मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफी टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये अगस्त महीना पूरा का पूरा डेडिकेट कर देना चाहिए इन टॉपिक पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सितंबर में, तो सितंबर में आपका पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इनडेफिनेट एरिया अंडर द कर्व, ये सब कुछ आपको कर देना चाहिए। अक्टूबर में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, ये बहुत आराम से कर सकते हो कि बहुत छोटा सा कंटेंट है इसके अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत वास्ट नहीं है, एलपीपी भी बहुत छोटा सा है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत छोटा सा है। तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में भले ही सेलेक्टिव स्टडी कर लो कि यार कौन कौन सी चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पर ये तीनों चीजें आप अक्टूबर में निपटा दो। वेक्टर एंड थ्री आपको नवंबर में निपटा देना चाहिए, ठीक है। अगर आप नवंबर में इसको निपटा दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर में या नवंबर एंड में आपका प्री बोर्ड हो जाता है या शुरू हो जाता है। तो आपको ये रहेगा क्या, प्री बोर्ड के पहले पहले मैंने सिलेबस निपटा दिया, अब मैंने यहाँ पर पूरा पूरा चीज़ें पढ़ी हैं, हर एक चीज़ पे मैंने बहुत अच्छे से कमांड कर लिया है, तो मेरा प्री बोर्ड भी अच्छा जाएगा, बोर्ड भी अच्छा जाएगा, और सीयूटी एग्जामिनेशन में भी मुझे इसका एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। और जो प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में जो टाइम है, उसके बीच में आप क्या कर सकते हो, आप मॉक लगा सकते हो, है ना। आप उन चैप्टर पे काम कर सकते हो जो चैप्टर आपके वीक हैं। कैसे पता चलेगा वीक है, जब आप मॉक दोगे, तो मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर पे मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, अभी भी उनके क्वेश्चंस मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में आप इन पे काम कर सकते हो, और जो थोड़ा बहुत समय मिलेगा आपको बोर्ड के बाद, है ना, कि बोर्ड के बाद और सीयूटी के पहले जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, उसमें आप और थोड़ा अपने आप को काम करके और बेहतर बना सकते हो। अब कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि भैया आप अपने ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस पर फोकस करिए, मतलब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फोकस करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो अपने आप आपका सीयूटी आराम से हो जाएगा। बस सीयूटी में पेपर देते समय हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही क्या होता है कि यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बट वो पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि पढ़ना तो हमें पढ़ना तो पूरा सिलेबस है ही, बट यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें साथ ही साथ साल भर, साथ ही साथ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर भी फोकस करना है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है। और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, उन सभी बुकों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कम से कम 100-200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आराम से होते हैं। तो आपको वो 100-200-300 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से आपको करते हुए चलना है, ये सोचते हुए कि यार ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे सीयूटी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से अगर मैं प्रैक्टिस करता चलूंगा तो मुझे फायदा मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक टाइम पर सिर्फ एक ही बुक पर फोकस करिए, मल्टीपल बुक एक साथ लेकर मत बैठिए। एक बुक पर कमांड कर लीजिए, उसके बाद दूसरी बुक उठाएंगे तो दूसरी बुक में पहली बुक के बहुत सारा सवाल आपको दिख जाएंगे, आप देखते समझ जाओगे हाँ ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। जो नया दिख रहा है वो आप करो, तो आपका कम समय में आप सेकंड बुक निपटा पाओगे। एक साथ बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब बुक कौन कौन सी ले सकते हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम्पलर, और उसके बाद कोई तीसरी बुक ले सकते हो। वो तीसरी बुक आपकी आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको पीवाईक्यूज या पीवाईपीज कर लेने चाहिए। पीवाईक्यूज इस तरह से क्योंकि अभी बहुत सारी किताबें आ रही हैं जिसमें आपके हर एक चैप्टर के अंदर ही सीयूटी के क्वेश्चंस भी होते हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जहां पर चैप्टर वाइज सीयूटी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आप उस चैप्टर के साथ साथ पीवाईक्यूज अपने आप कर लोगे। और नहीं तो आप एक बार, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो एक बार आप पिछले साल के पेपर उठा के पूरा पूरा पेपर भी एक बार बैठ के सॉल्व करके कोशिश करना कि कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। आप जब बैठ रहे हो तो क्या आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो उतनी देर, ठीक है। तो आप जिस टाइम पे आपका पेपर होता है उसी टाइम पे आप बैठोगे तो ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप पहले एक बार ट्राई करके देख लो कि क्या आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्या एकदम से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना है।
तो आपको अपनी अप्रोच पे काम करना है ना। आपको कोशिश करनी कि इस सवाल को सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या होता है, तो आपको अपनी अप्रोच पे भी काम करना है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी अलग अप्रोच होगी, वहां पर आपको हर एक सवाल का जवाब जो है ज्यादा से ज्यादा शब्दों में देना है, क्योंकि वहां पर आपको स्टेप मार्किंग होती है। बट यहाँ पर आपकी स्टेप मार्किंग नहीं है, यहाँ पर किसी को आपके सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, आपके आंसर आपने सही मार्क किए कि नहीं किए वो मैटर करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी अप्रोच पे काम करो, अपनी कैलकुलेशन टेक्निक पर काम करो कि कैसे आप जल्दी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। और भी जो कैलकुलेशन वाले चीज़ें हैं अलग अलग चैप्टर्स में, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लो कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब है कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो, किसी का भी मॉक टेस्ट आप परचेज कर लो और उसको ईमानदारी से दो। और इसको देने का फायदा ये है कि वहां पर आपकी जो घड़ी की टिक टिक है ना वो चलती रहेगी। एग्जामिनेशन हॉल में ना ये टिक टिक आपको बहुत ज्यादा सुनाई देती है, तो अगर आप साल भर इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर आपको कुछ अलग सा फील नहीं होगा, आप डरोगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि हाँ मेरी स्पीड जो है वो अभी कैसी है, ठीक है नहीं है, उस हिसाब से वहां पर आप अपने स्टेप्स ले सकते हो। बट अगर आपको इसका आइडिया ही नहीं है कि यार वहां पर तो पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अपने आप को अपनी पढ़ाई करते समय ट्रेनिंग के दौरान अपने आप को इस तरह से ढाल लो कि मुझे मालूम है कि मेरी स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, कहाँ पर किस सवाल में मुझे समय देना है, कितना देना है, ये सब चीजें मैं पहले अपने आप को तैयार कर चुका हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद आप सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आपको लगे कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तब जाके टेस्ट दीजिए। टेस्ट बिना पढ़े मत दीजिए, क्योंकि बाद में आप अपने आप को एक्सक्यूज देंगे कि हाँ मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही वो टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस अच्छे से करिए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। आपने ये सवाल किया, सोच कर किया कि ये तो मेरा सही होगा, बट वो गलत हो गया। तो गलत कहाँ हुआ? कैलकुलेशन वाइज गलत हुआ, कंसेप्चुअल गलती है। अगर कैलकुलेशन वाइज कोई गलती है तो उसे हम सही कर सकते हैं, बट अगर वो कंसेप्चुअल गलती है तो वो हमेशा आप करने वाले हो। तो इसलिए उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को जहां पर आप बार बार गलती कर रहे हो, उस चैप्टर को, उस टॉपिक पे जाकर फिर से रिविजिट करो, उनको फिर से रिवाइज करो, उन पे फिर से कमांड करने की कोशिश करो। तो पढ़ो, टेस्ट करो और रिवाइज करो, ये प्रोसेस आपको दोहराते रहना है। और इसी तरह से आप अपने आप को आप अच्छे से इसका इवोल्यूशन करोगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे एज ए सुपर ग्रेड्स सीयूटी आपको यहाँ पर कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि हम आपके लिए रेगुलर यूट्यूब सेशंस लाते रहते हैं, ठीक है, एकेडमिक सेशंस लाते रहते हैं। हम आपको टॉपिक वाइज सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको उस सेशंस में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कवर करवाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको करवाते हैं, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अभी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वन शॉट रिवीजन, रैपिड रिवीजन सेशंस भी हम आपके लिए लेके आते हैं। मैराथन सेशन आपके लिए लेके आते हैं जिसमें हम 3 से 4 चैप्टर एक गो में पूरा पूरा कवर करवाते हैं, ठीक है। 3 से 4 चैप्टर आपका पूरा हम एक दिन में करवा देते हैं। तो आपको सिर्फ अपना एक दिन जो है वो डिवोट करना है और पूरा का पूरा 3 4 चैप्टर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हम आपको हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करते हैं, बट उसके लिए आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, जिसे क्लिक करके आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपके सारे के सारे जो पीडीएफ हैं, जो हम यूट्यूब पे सेशन लेते हैं उसकी पीडीएफ वहां पर हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी और भी नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास क्लास को लेकर। और शॉर्ट नोट्स हो गए, फॉर्मूला शीट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आपके लिए काफ़ी कुछ है। आप वहां पर उसको विजिट करके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन था ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है ना, बाकी और भी डिटेल्स हैं, इनको आप यूज करके हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश रही है कि इस सेशन में आपको एक कंप्लीट पैकेज मैंने आपको दे दिया है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब क्या कुछ नहीं है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेव करके रखिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं, जहां जहां भी आप जिस भी ग्रुप में एडेड हैं, उस ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।